बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, आज पूरा पाकिस्तान वकीलों के पीछे खड़ा है। अब क्यों खड़ा है ये एक अलग सवाल है। हुकूमती बेंचेस इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वकीलों को राजी करें आईनी तरमीम पर। ऑपोजिशन बेंचेस इसलिए वकीलों के पीछे खड़े हैं कि वो चाहते हैं कि वकला को राजी कर ले कि इस आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाई जाए। आज हमने देखा क्योंकि पूरा जो मामला है, अगर इसको आप ओवरव्यू हॉकाय से देखें तो आपको मालूम पड़ता है कि 12 जुलाई 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, उसके बाद कुछ खलबली सी बच गई। मुझे वो दिन याद आया जब पनामा में अकामा की वजह से मियां नवाज शरीफ को सियासत में नाअहल किया था, पार्टी की सदारत से भी नाअहल किया था, तो फिर पार्लियामेंट ने एक दिन में कानून पास किया कि नहीं, अगर सियासत से कोई नाअहल हो तो वो पार्टी की सरबराही कर सकता है। अब भी हम यही देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है, पार्लियामेंट का हक है, मुकन्नना का हक है, लेकिन वो कानून साजी अवाम के लिए हो रही है, अशराफिया के लिए हो रही है या सियासी मकासद हासिल करने के लिए हो रही है, ये आज का एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अवाम का यही कहना है कि जहां 26-27 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हों वहां पर आप आईनी अदालत तो बनाने जा रहे हैं, पर जहां गरीब धक्के खाता है 20, 25, 30 साल अपनी जिंदगी के इंसाफ के लिए, उसका क्या होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला तो आया तफसीली, वो 2 माह के बाद आया। पहले फैसला आया 12 जुलाई को, फिर डिटेल्ड फैसला आया 14 सितंबर को, जिसके बाद ये हफ्ते का रोज था। इतवार के रोज हमने देखा पार्लियामेंट रात को खुली, कानून साजी के लिए कमेटी बुलाई गई, सबको राजी करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं माने। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उस तफसीली फैसले के बाद अपने वकला को बुलाया और उनसे मुशावरत की कि क्या ये रिजर्व सीट्स दे देनी चाहिए पीटीआई को, जिसके ऊपर बेनतीजा खेज इजलास खत्म हुआ। और फिर स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद पंजाब के स्पीकर ने भी खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसका मतन यह है कि अब आइन बदल चुका है। हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने आइन साजी के जरिए जो एक्ट तब्दील किया इलेक्शन एक्ट, उसके बाद ये मखसूस नशिस्तें नहीं जा सकती पीटीआई को। अता तार साहब ने भी मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह पैगाम दिया कि अब जो कानून साजी हुई है उसके बाद ये जगह बची नहीं है कि पीटीआई को ये सीट्स दी जाएं। अता तार साहब ने वाज़ेह कर दिया है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने भी वकला से मुलाकातें की इस्लामाबाद में और एक क्लियर कट मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि वो आईनी अदालत के तो हक में हैं, लेकिन वो शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मिशन और जिद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। उनकी ख्वाहिश थी कि जजेस की तैनाती में कोई सिफारिश ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि आज के दौर में तो जज रिश्तेदारी के की बुनियाद पर रखे जाते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो बिलावल साहब ने उठाया है, और मैं चाहूंगा कि आपको सुनवाऊं भी बिलावल साहब ने मजीद क्या कहा। अगर आपका रिश्तेदारी है, अगर आपका है तो आप बनेंगे जज, आपका आ गया केस, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट जाने। आपने देखा किस नतीजे में हमारा अदालती निजाम का जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है वो अब इंसेस्चुअस बन चुका है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो लोअर एज लिमिट था 40 था ना, और जिया उल हक ने आके ये 45 कर दिया। तो मैं तो समझता हूं कि 35 होना चाहिए। अगर हम कामयाब हुए तो मेरे नौजवान लॉयर्स के लिए ये पैगाम है कि आप भी जज साहब और मलौट बने। यकीनन बिलावल साहब ये चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी वो यही थी कि मोहतरमा रानी और जुल्फिकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाएं। उनका विजन यही है, जजेस की जो तैनाती होती है उसमें शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मेरिटोक्रेसी हो, कोई पर्ची ना लगे, कोई सिफारिश ना लगे, किसी रिश्तेदारी को ना देखा जाए, जो कि आज वक्त की जरूरत है। लेकिन स्पीकर ने रोक दिया है एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप पीटीआई को सीट्स नहीं देंगे। सोचना यह है कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाए और उसके बाद ऐवान कोई कानून साजी करे, कोई लॉ पास करे या कोई अमेंडमेंट तरमीम लेकर आए किसी कानून में, तो उस फैसले पर उसका अमल दरामद नहीं होता है। वो फैसला वहीं खड़ा होता है, वो फैसला नल एंड वॉइड नहीं हो जाता।
जबकि काजी फायज ईसा साहब का भी ये स्टेटमेंट मौजूद है कि हुकूमत कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदल सकती है। अब देखना यह है कि क्या पीटीआई को ये रिजर्व सीट्स मिलेंगी, क्योंकि ये रिजर्व सीट्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मखसूस नशिस्तें कानून साजी के लिए, आईनी तरमीम का बिल मंजूर करवाने के लिए। हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की 10 सीटों की वजह से कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है सियासी मैदान में, सियासी मंजरनामे में। तो अंदाजा कीजिए कि 41 सीटों की इंपॉर्टेंस क्या होगी अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाती हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी क्लियर है। अब इलेक्शन कमीशन को स्पीकर ने खत भी लिख दिया है कि हमने कानून साजी कर लिया, आइन को तरमीम ले आए हैं, इसलिए अब आप पीटीआई को इस सीट देने का ना सोचिएगा, क्योंकि इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाएगा और इस फ्लोर क्रॉसिंग को हुकूमत की नजर में लीगलाइज नहीं करना चाहिए। और साथ साथ अता तारड़ साहब ने तो खिराज तहसीन पेश किया स्पीकर कौमी असम्बली को कि जो काम उन्होंने किया है वो दुरुस्त किया है, वक्त की जरूरत थी। लेकिन ये आईनी तरमीम जो हुकूमत लाना चाहती है इसका तो मुसव्विदा भी लापता नजर आता है। लोगों को ज्यादातर मालूम भी नहीं है क्या क्या चीजें तब्दील की जा रही हैं। तो यकीनन इसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू होगी कि इस आईनी तरमीम के मकासद सियासत हैं या अवाम की खिदमत हैं। अदालतों की बात की जाए तो हम जानते हैं कि पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस के अंदर सेशन अदालत को कहा है कि 5 दिन में जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुनाइए। अब कानून के तहत ये 5 दिन में आ जाना चाहिए था, लेकिन ताखीर हुई है, जिसके पर अदालत ने वक्त दिया है। और हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला बरादरी की जानिब से दरखास्तें लगाई तो गई हैं, बहुत सारी लगाई गई हैं। पीटीआई के वकील आज भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस आईनी तरमीम के खिलाफ और कहा गया है कि इसको रोका जाए, इसे कलअदम करार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दरखास्त के ऊपर 8 एतराजात उठाए हैं और वो दरखास्त वापस भी भेज दी है और ये भी कहा है कि मुकन्नना का हक है कानून साजी करने का, और जो दरखास्त दी जा रही है वो मफरूजों पर मबनी है, क्योंकि ऑफकोर्स आईनी तरमीम का मुसव्विदा सियासी जमातों के पास नहीं है, तो फिर अदालत में जो दरखास्त दायर कर रहे हैं उनके पास कहां से आएगा। तो उस मुसव्विदे के आने के बाद ही ये मफरूजे हकीकत की शक्ल इख्तियार करेंगे और ये दरखास्तों में वजन आएगा और फिर अदालतें इनको उठाएंगी। लेकिन इस वक्त अदालतें दरखास्तों को इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि ये मफरूजों पर मबनी है। किसी के पास फाइनल तरमीम का जो प्लान है वो मौजूद अभी तक नहीं है। हमने पिछली बार भी देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब कंप्लेन कर रहे थे कि अभी तक मुसव्विदा ही सबको नहीं मिला है, ऐसा नजर आ रहा था मुसव्विदा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अभी आईनी तरमीम का मुसव्विदा मंजर आम पर आएगा, जिसके बाद ये दरखास्तें सुनी जा सकेंगी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, पाकिस्तान की आप तारीख उठा लीजिए पिछले 25-30 सालों की, तो सबसे बड़ी तहरीक जो हमें नजर आती है वकला तहरीक नजर आती है 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब को रीइंस्टेट करने के लिए एज चीफ जस्टिस, जो कि वो कामयाब हुई थी। जिसके बाद ये भी हकीकत है कि हुकूमत ने हर साल जितनी भी पाकिस्तान में बार एसोसिएशन हैं उनके लिए बड़े बड़े ग्रांट्स का ऐलान किया। बड़ी बड़ी रकम, खतीर रकम टैक्स पेयर के पैसों से उनको दी जाती है, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी बार एसोसिएशन की दफातर के लिए, उनके रनिंग एक्सपेंस के लिए, जिसकी वजह से ये ओपिनियन पाया जाता है, ये नैरेटिव पाया जाता है कि वकला बरादरी में शायद वो जोश और जज्बा और वलवला अब मौजूद नहीं है, क्योंकि अब हर साल उनकी एसोसिएशंस को बड़ी बड़ी खतीर रकम दी जाती हैं, तो वो हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। और हम यही देख रहे हैं कि हुकूमत भी कंटिन्यूसली एंगेज कर रही है वकला को डिस्कशन में। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एंगेज कर रहे हैं वकला को डिस्कशंस में। ये भी कहा कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ कन्वेंशन होंगे बार एसोसिएशन के साथ, और उनमें पीपल्स पार्टी बिलावल साहब अपना नैरेटिव रखेंगे, दूसरी जमातें भी अपना नैरेटिव रखेंगी। लेकिन आज के दौर में एक बात तो वाज़ेह है, वकला बरादरी का किरदार बहुत जरूरी है, इंतहाई अहम है। मैं ये समझता हूं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, बड़ा जरूरी इस वक्त काम करना चाहिए। हमारे ऑनरेबल मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब और जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, जो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, उनके लिए भी काफी इम्तिहान होगी ये आईनी तरमीम। बस सवाल एक आम आदमी का यही है कि इस आईनी तरमीम से हमें क्या फायदा होगा? क्या हमारे लिए निज़ाम अदल बेहतर हो जाएगा? क्या हम 30-30, 35-35 साल धक्के नहीं खाएंगे अदालतों में इंसाफ के लिए? क्या 25 सालों के बाद कोई बाइज्जत बरी और बेगुनाह तो नहीं डिक्लेयर कर दिया जाएगा? ये वो सिस्टम है जिसके ऊपर तनकीद तो सब करते हैं, पर इसको ठीक करने के लिए, इसको सही राह पे लाने के लिए मेहनत करने की अशद जरूरत है। पर क्या वो मेहनत यही आईनी तरमीम है या कुछ और? मेरे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद होगा, हमें ज्वाइन करेंगे परवेज संदीला साहब, फैसल चौधरी साहब, मिर्जा इख्तियार बेग साहब। लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स टू 365 डिग्रीज। अपनी डिस्कशन में वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को। हसन रजा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुल्क के सीनियर कानूनदारों में से एक हैं। बहुत शुक्रिया हसन, शुक्रिया हसन साहब। परवेज संदीला साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर एनालिस्ट है। फैसल चौधरी वो भी कानूनदान है, और साथ साथ मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। थैंक यू बेग साहब आपके कीमती वक्त के लिए। वकीलों से शुरू करना बहुत जरूरी है आज का केस।
हसन रजा पाशा साहब, आपकी नज़र में जो बात हुई, स्पेशली लेट्स स्टार्ट विद जो स्पीकर ने आज खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बड़ा एक सिंपल सा सवाल, एक आम आदमी का सवाल है पाशा साहब आपसे, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला दे और उस फैसले को बदलने के लिए पार्लियामेंट मुकन्नना कानून साजी करे, क्या वो फैसला नल एंड वॉइड हो जाता है? हसन रजा पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके दो जवाब हैं। आर्टिकल 189 और 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े तौर पे हैं कि मुल्क का हर इदारा, हर शख्स और वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। एडमिटेडली ये बाई मेजॉरिटी 8 मेंबर्स मेजॉरिटी जजेस साहबान ने ये फैसला किया, तो जो कि बाइंडिंग है। अब आ जाते हैं स्पीकर साहब के इस खत की तरफ। स्पीकर एक कानून साजी की गई, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, उसमें उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया। अब वो चैलेंज हो चुका है, अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं हुई, ना ही वो सेट असाइड, ना ही वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को शायद ये खत नहीं लिखना चाहिए था। वो अपना गैर जानबदार जो ओहदा है उसी को कायम रखते और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान रहता तो ज्यादा ठीक था। ऑल दो के स्पीकर कस्टोडियन है कौमी असम्बली के, उनको पार्लिमान की बनाई गई कानून साजी पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस तरह के खतूत का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो कानून साजी गजट ऑफ पाकिस्तान में आ जाती है और जब उस मामले को कोई अदालत टेक अप करती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करने वाली जो सूरत हाल है वो ही अदालत देख सकती है जिसके रूबरू वो मैटर जाता है। अहमद अवैस साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब JUI फे के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे सवाल उठाए तो लोगों ने यही कहा कि क्योंकि मौलाना साहब ने वोट नहीं दिए तो उनकी पार्टी भी अब खतरे में आ गई है, उनके इंट्रा पार्टी भी खतरे में आ गए हैं और इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो पहले नैब करता था। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े तफसीली फैसले के बावजूद आज जो वकला का इजलास किया वो बेनतीजा खत्म हो गया और फिर स्पीकर ने खत लिख दिया। आपकी राय में व्हाट इज द लीगल सिचुएशन? क्या करना जरूरी है इस वक्त इलेक्शन कमीशन को? क्या ये सीटें PTI को मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक या पार्लियामेंट की कानून साजी के मुताबिक ये आजाद ही रहेंगे और फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे? सर देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। अब इनकी इंटेंशन भी खुल के सामने आ गई है। बात तो एज फार एज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज कंसर्न, जब जजमेंट आ जाती है तो जैसे पाशा साहब ने बताया अभी आपसे कि 189 आर्टिकल और आर्टिकल 190 के तहत वो लाजिम है कि उसको तमाम अदारे इंडिविजुअल जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करे और कोई उसमें रखना अंदाजी या रुकावट नहीं बन सकता। दूसरा एस्पेक्ट है कि जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे, देखिए अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लेजिस्लेशन की और उसको दे रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके और वो एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि ये जो सीट्स हैं ये PTI को मिलेंगी 41 सीट्स। अब उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। उसके पेश नज़र वो जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको अमेंड करके और उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। अब ये गलत है। देखिए, ये डेस्पोटिक एटीट्यूड है। मैं इसलिए कहूंगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन अपने दायरे इख्तियार के अंदर, जुडिशरी अपने दायरे इख्तियार के अंदर, लेकिन एडिशनल उसके पास एक अथॉरिटी है वो रिव्यू की है कि वो किसी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को और वो किसी भी मैटर को वो ऑन द टच स्टोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड कुरान एंड सुन्ना, कि अगर मुतसादिम है कोई कानून साजी इन चीज़ों से तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है और होता भी आया है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है
कि आप ये तो कर सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, आपको लगा कि ये चीजें, क्योंकि पहले उसका जो कानून थे उनके अंदर ये मौजूद नहीं है क्लियर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, तो आप उसके पेश नजर लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन पर्सपेक्टिव इफेक्ट में करेंगे कि हेयर ऑनवर्ड ये अप्लाई करेगी और होगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई करने के लिए आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अगर आप ये करने लगे तो फिर तो आप तीसरा पिलर जो स्टेट का है, जुडिशरी का, उसको तो आप गिरा रहे हैं। फिर तो डिस्पोटिज्म है, क्योंकि हर हुकूमत जो है उसके पास सिंपल मेजोरिटी तो होती है, लिहाजा कानून साजी के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जो फैसला पसंद नहीं आएगा वहां ले गए, वहां जाके सिंपल मेजोरिटी से उसको नलिफाई किया और कहा जाओ देखो और ले आओ फैसला कोई। ठीक तो सर, इसलिए ये निजाम ही उलट जाएगा, सारा निज़ाम ही उलट जाएगा। अलवी साहब ने आज कहा भी है कि ये आईनी तरमीम नहीं है, आईनी तदफीन है। परवेज साहब, आपकी नज़र में क्या स्पीकर का किरदार अब जानिबदार हो गया? वो पूरे हाउस के स्पीकर नहीं लग रहे, आपको एक जमात के स्पीकर लग रहे हैं, लाइक हसन साहब सेड, और इलेक्शन कमीशन का किरदार कितना मशकूक लग रहा है इस पूरी सूरत हाल में? सर बहुत शुक्रिया जी। देखिए, स्पीकर का किरदार जो है जी, वो जिसको जो सूट करेगा वो वही फैसला करेगा स्पीकर के मामले में। अगर फर्ज किया है कि स्पीकर ने पार्लियामेंट में जो हुआ, जिस तरह तहरीक इंसाफ के अरकान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया, किसी को वाशरूम से, किसी को बेंचों के नीचे से, किसी को छुपे हुए को, तो लेकिन स्पीकर ने उस पर आवाज़ उठाई और कहा कि ये गलत है। और स्पीकर ने फिर बल्कि उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत ने बड़ी तारीफ भी की कि हम जी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हुए। तो स्पीकर उस दिन अच्छा था। अगर आज स्पीकर ने एक ऐसा खत लिख दिया तो मेरे ख्याल में ठीक खत लिखा है कि जब सुन्नी इत्तेहाद के लोग ऑलरेडी अपने पहले 3 दिन में एक पार्टी से सुन्नी जो आज़ाद थे वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ मिल गए हैं, तो फिर उसके बाद एक कानून जो को रीराइट किया गया और उसके बाद ये चीजें चल रही हैं। तो अगर आज स्पीकर ने कहा है कि ये कैसे हो सकता है और इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है, तो उसके बावजूद जो जिस दिन ये तरमीम के हक में वोट की डेट डली थी, तो 2 दिन पहले एक जो नोट आता है या जो एक फैसला आता है उसमें बाकायदा तौर पे कहा जाता है, तो वहां पे जो 8 जज साहबान ने जानबदारी दिखाई है उस पर भी सवाल होना चाहिए कि उनको 2 महीने पहले पूछा था ना इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन जो जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे तो 2-4 चंद घंटे या एक दिन पहले कौन सी इमरजेंसी में ये बताना आ गया था कि नहीं ये 41 जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये बाकायदा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किसी एक को मुल्ज़े इज़राम ठहरा देना कि पार्लियामेंट गलत कर रही है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। सब गलत कर रहे हैं, तमाम अदारों को गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत कर रहे हैं, बजाय कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के सब ठीक करें, सब बेहतर करें, सब आइन देखें। जब हम 26 करोड़, अच्छा देखें मजे की बात यह है, अदलिया भी, पार्लियामेंट भी, फौज भी, सब दावा यही करेंगे कि वो 26 करोड़ अवाम के हक में बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो अगर बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो सब फिर मिल बैठ कर इसको चलाएं ना। जहां जहां पे गलतियां हैं, जहां जहां पे खामियां हैं, उनको दूर करें। इस मुल्क के जो असल मसाइल है उस तरफ जाएं। हमें जो जिन चीजों में उलझाया हुआ है वो कोई भी अदारा हो, उन उलझाओं से बाहर निकालना पड़ेगा तो ही बात बनेगी। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखे, उन्होंने तो इसी तरह मुल्क चलाना है, उनको तो ये सूट करता है कि रोले रपे पैर हैं और जो कंट्री है, जो मुल्क है, वो कुछ बेहतर मईशत की तरफ ना जाए, मौजूदा हुकूमत की बल्ले बल्ले ना हो, बिजली गैस पानी सस्ता ना हो, और ना ही इनकी अगले इलेक्शन में, तो ये तो उनको सूट करता है। लेकिन यहाँ पे सबको बैठना पड़ेगा, किसी एक पर इल्जाम दे देना। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, देखिए ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब जो इस वक्त कमिश्नर चीफ, उनको कौन लेके आया था? इमरान खान साहब ने लगाया था। तो बड़े अच्छे इंसान थे ना, पढ़े लिखे इंसान थे और उनसे बड़ी उम्मीदें थी। अब वो अगर उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर रहे तो हम पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल ही है मुतनाज़ा है, हालांकि वो भी दावा करता है कि वो भी एक आजाद अदारा है, अब वो अपने फैसले खुद कर सकता है और उसने जो फैसले किए हैं वो ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में तला साहब सबको ही जरा ख्याल करना पड़ेगा और रहम करना पड़ेगा इस मुल्क। राइट। पाशा साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऐसी बात कही जो मेरे लिए और बहुत सारे और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अलार्मिंग थी, और हम ये सोचने पर मजबूर हुए कि बिलावल साहब आज ये बात तो कर रहे हैं, पर इससे पहले कभी इस बात के ऊपर कोई तहरीक, कोई आवाज, कोई शोर उन्होंने क्यों नहीं मचाया? पाशा साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जजेस रिश्तेदारियों पर भी तैनात होते हैं,
क्या प्रोसीजर है हसन साहब? 18वीं तरमीम के बाद तो हम पाकिस्तानी बड़े सेटिस्फाइड थे कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनता है और जो जजेस की तैनाती होती है बड़ी ट्रांसपेरेंट और मेरिट के ऊपर होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो आजम नजीर तारड़ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस थे जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया और फिर वो अदालत से स्टे ऑर्डर लेके जज रीइंस्टेट हो गए। आखिर हमारे मुल्क में जजेस की तैनाती का प्रोसीजर क्या है? क्या वो सही है, वो गलत है? और जो ये करने जा रहे हैं उससे मेरिटोक्रेसी बढ़ेगी या नेपोटिज्म बढ़ेगा? हसन रजा पाशा साहब। तला साहब, मैं समझता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ठीक बात की है। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। अहमद अवैस साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं, वो भी इस बात को जरूर सेकंड करेंगे कि जजेस सन्स इन लॉ या किसी बहुत बड़े चैम्बर से तल्लक रखने वाले जजेस एलिवेट भी होते हैं और फिर बाद अज़ां कंफर्म भी होते हैं। ये जिस तरह सीटों की बंदरबांट होती है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद ड्यू रिस्पेक्ट बड़े मोअज़्ज़ज़ जज साहबान उसमें होते हैं, लेकिन ये हिस्सादारियां होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 2 सीटें, सीनियर प्यूनी जज की 1 सीट, मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की 1 सीट, ये आपस में कर लेते हैं। अब उस पे मेरिट पे कितने जाते हैं ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कहता कि सारे इसी तरह जाते हैं कि वो जजेस के रिश्तेदार होते हैं या क्या, लेकिन मेरिट पे भी लोग जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद शायद कम है। और अगर कोई ऐसे लोग चले भी जाएं तो वो फिर कंफर्म नहीं होते, वो वापस घर भेज दिए जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप देखें कि जो 18वीं तरमीम में कंपोजिशन रखी गई थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और उसके साथ पार्लिमानी कमेटी के 8 अरकान, 4 जो है वो अपोजिशन के होते हैं और 4 ट्रेजरी बेंचेस के, तो उनको एक जजमेंट के जरिए उनका इख्तियार सलब कर लिया गया। और अगर वो रिजेक्ट करते हैं कोई नाम, बल्कि एक जज साहब मुझे याद पड़ता है, बिल्कुल 2 जजेस साहबान जो सेशन जज साहबान थे पेशावर से, उनको पार्लिमानी कमेटी ने यूनानिमसली रिजेक्ट किया। लेकिन उन्होंने, जो कि चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन थी पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त जो थे, वहां पे एक रिट दायर की, और वहां पे जब चीफ जस्टिस की मर्जी के साथ वो आए थे तो वहां पे रिट अलाउ हो गई और पार्लिमानी कमेटी का फैसला नल एंड वाइट डिक्लेयर हुआ और वो फिर जज हुए भी और फिर कंफर्म। फिर आप कहते हैं सर कि ऐवान सुप्रीम है, मुकन्नना सुप्रीम है। सर, हाउ डू यू से दिस देन? देखिए, मुकन्नना, देखिए आईने पाकिस्तान में ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल दे दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। पार्लिमान की अपनी जुरिसडिक्शन है, अदलिया की अपनी जुरिसडिक्शन है और इंतजामिया की अपनी है। जहां पे गड़बड़ ये हो रही है कि तीनों इदारे कभी न कभी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की डोमेन में चले जाते हैं और फिर मामला खराब हो जाता है। पार्लिमान की सुपरमेसी अपनी जगह पे है, कानून साजी और आइन साजी पार्लिमान का हक है, उस पे कोई कदगन नहीं लग सकती और नहीं लगानी चाहिए। राइट सर। और अदलिया ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, ये अदलिया का हक है। लेकिन अदलिया जब तजावज करती है कि ऐसा फैसला कर देती है जो कि ये समझा जाए कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, री राइटिंग ऑफ द लॉ, वो जब सूरत हाल बन जाती है तल्ला साहब, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और लाइक वाइज इंतजामिया भी, आप देखें, इम्प्लीमेंटेशन के मामले में रिलक्टेंट है। क्यों रिलक्टेंट है? तो उसको नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑर्डर आर्टिकल 189 और 190 के तहत बाइंडिंग है। तो ये सारी चीजें आप देखें, इन सबको बैठना पड़ेगा, इन सबको वन स्टेप डाउन होके इस मुल्क की बेहतरी के लिए राइट पाशा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बेग साहब, वेलकम सर, आप आ गए हैं हमारे पास। अब ब्रेक भी आ गई है, साथ साथ ब्रेक से वापस आके मिर्जा इख्तियार बेग साहब से पूछेंगे कि आखिर अयाज सादिक का खत क्या जाहिर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट कि रिश्तेदारों को जजेस बनाया जाता है, पाशा साहब ने भी उसको सेकंड किया है, इसलिए साबित हो जाता है फिर तो निजाम अदल कंप्लीटली खामियों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इसमें तफसीलन बात ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा कि जजेस को रिश्तेदारियों पे जज बनाया जाता है और यह भी कहा कि वो तहरीक चलाएंगे, वकला बरादरी से मिलेंगे। क्या है इस तहरीक का मकसद? क्या जजों की तैनाती में ट्रांसपेरेंसी आएगी, मेरिटोक्रेसी आएगी, या पर्ची का निजाम ही चलता रहेगा? क्या टारगेट्स हैं पीपल्स पार्टी के इस हवाले से? और जो अयाज सादिक साहब ने खत लिखा है, क्या आपको लगता है कि यह खत लिखना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट की कानून साजी नल एंड वॉइड कर सकती है? मिर्जा इख्तियार बेग साहब। देखिए, दो तीन चीजें हैं। मैं वहीं पे था इस्लामाबाद में ऑल दिस पीरियड, और साहब से भी मीटिंगें होती रही हैं और मुख्तलिफ कमेटियों के सरबराहान से भी मीटिंग होती रही हैं। मेन चीज जो है, जो आपने समझना है, वो ये है कि बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी इज नाउ टेकिंग द लीड and we wanted this amendment to be in a manner that is acceptable to everyone. हर एक को वो एक्सेप्टेबल हो। हमने बात शुरू की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा था कि उसका कुछ हिस्सा अनफिनिश एजेंडा है जो इंशाल्लाह हम सबको ऑन बोर्ड लेके पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। वो एजेंडे के लिए हम जो अमेंडमेंट की तरफ जो उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट होगी, ये वो अमेंडमेंट नहीं है कि किसी एक ने पार्टी ने अपने मफाद के लिए प्रपोज कर दी और बिल्डोज रादर कर दी। ये अमेंडमेंट है, इसमें तमाम सियासी जमातों का इनटेक होगा। इसमें पीटीआई की भी ये प्रपोज जो अमेंडमेंट्स हो सकती है, इसमें मौलाना फजल रहमान के साथ अभी से मुशावरत शुरू हो गई है और उनकी ये शिकायत कि उन्हें टाइम नहीं मिला खत्म हो गई है। उनके आदमियों के साथ इसकी मुशावरत हो रही है। तो अब जो अमेंडमेंट हम लेकर आना चाह रहे हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रख के, जैसे 18th अमेंडमेंट आपने देखा है कि पीपी को जो क्रेडिट मिला है, जो कंसेंसस के साथ हमने एक तवील वक्त लगा के 18th अमेंडमेंट की थी, ये अमेंडमेंट भी अब उस अंदाज में होने जा रही है जिस तरह से नून लीग ने पेश की या जिसको वो करना चाहती थी, क्योंकि हम मलाई से हम उनके साथ थे, लेकिन वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं हुई दूसरी पार्टियों को भी और अवाम को भी। लिहाजा अब हम जो अमेंडमेंट के लिए जा रहे हैं, जो तो हिसाब वो ऑन बोर्ड कंसेंसस के साथ लेके जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने किया था, ये रिफॉर्म्स अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट एक इस्लाही एजेंडे के तहत की जा रही है कि माजी में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में, जुडिशरी सही लफ्ज में इस्तेमाल करूंगा, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और उस इन्फ्लुएंस के बुनियाद पे अपॉइंटमेंट होते रहे हैं और जिसके ऊपर बैलेंस आउट होता रहा है। लिहाजा यहाँ रिफॉर्म्स की जरूरत थी और वो कोई भी शोबा जहाँ रिफॉर्म्स की जरूरत हो, अगर आप सबको ऑन स्टेक देखिए, अगर इसमें सब हमारे साथ नहीं होंगे तो मेरी बात का कोई वजन नहीं है। लेकिन अगर रिफॉर्म्स ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो सब समझते हैं कि वाकई में ये जरूरत है इनकी और ये होनी चाहिए और इससे नकाइस पैदा हो रहे हैं, और सबको ऑन बोर्ड लेके मशावरत के बाद अगर अमेंडमेंट की जाए, तो मैं समझता हूँ न वकला बरादरी को कोई शिकायत उसमें होगी, न आपको मीडिया को कोई शिकायत होगी। और बिलावल साहब ने अब ये लीड ली है, नवीद कमर साहब दूसरे उनके साथ हैं, मुशावरतें शुरू हैं, मुसलसल मुलाकातें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिलावल साहब की चल रही हैं और लीगल व्यूज भी लिए जा रहे हैं जो पहले इतने ज्यादा नहीं ले सके। राइट सर, राइट सर, कंस्ट्रेंट्स की वजह से। राइट सर। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में जजेस की तैनाती पर्ची पे होती है, रिश्तेदारी पे होती है, मेरिट पे होती है, और अगर इस तरह सर नेपोटिज्म अदलिया में चल रहा है तो ये वकला बरादरी क्यों खामोश तमाशाई बैठी रही थी? क्या उनको जो पैसे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से इसलिए वो चुप रहते हैं? सर आपकी क्या राय? देखिए, ये बड़ी थोड़ी सी मुबालगा आमेजी से गुफ्तगू हुई है। जी सर। देखिए, परफेक्शन जो है ना, वो तो अल्लाह की जात में है, वो ह्यूमन एरर आप कहीं कह लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बैठ के सारे वहां पे इसे बकरे किए जाते हैं कि जी तो एक तुम्हारा है, दो तुम्हारे, और फलां का जितने मेंबर्स हैं वो ऐसे करते हैं।
अगर ऐसा हो तो फिर तो निजाम में उलट पलट जाए। और आपने देखा कि जुडिशरी बड़े क्रिटिकल मैटर्स में उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले भी किए हैं, और अगर उनमें कॉम्पिटेंस ना हो तो वो इतने बड़े फैसले ना करें। दूसरी तरफ इन्होंने एक ये उसका लॉजिक दिया कि जी केसेस की बड़ी भरमार है और जजेस कम हैं, वो पड़े रहते हैं। तो अब अगर आप इसको थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि लाखों में जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत 26-27 लाख वो पड़े हुए सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर, वहां पे भरमार है बहुत ज्यादा। और वहां पे ही आम आदमी का ज्यादातर तो वो सिविल कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से और फिर सेशन कोर्ट से क्रिमिनल और सिविल मैटर जो हैं वो डिसाइड होते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट की टर्न आती है जो उस एस्पेक्ट के ऊपर। तो वो जो वहां पे एक एक जज के पास 200-250 केस लगा होता है डेली। जी सर, आई थिंक कोई इंटरनेट की लाइन उनकी डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से उनकी आवाज फ्रीज हो गई है। आई टेक द डिस्कशन टू परवेज साहब। परवेज साहब, आपकी नजर में जजेस की तैनाती कितनी मुतनाज़े है? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है? और जो बिलावल साहब ने कहा, डू यू अग्री? बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए ना, जब हम लोग कहीं पे बात करते हैं, प्राइवेटली बैठते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं या सर्च करते हैं, तो हम लोग जो सबसे नंबर वाले, सबसे एंड वाले से तकरीबन 1-2 ऊपर आते हैं। तो जरूरत तो इतनी ज्यादा है कि बल्कि मेरे ख्याल में अंदाजा मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान के किसी भी अदारे को ठीक करने की, तो वो है आपकी अदलिया है। क्योंकि देखें, सियासतदानों का तो एहतसाब आपको पता है हर 2-4 साल के बाद होता ही होता है, और 11-11, 12-12 साल एहतसाब होता है, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तब भी होता है। और अब देखें, फौज ने भी, अब नाम ले लेते हैं कि फौज ने भी खुलकर अपने अदारे का एहतसाब कर रहे हैं, उनका एक अपना निजाम है, लेकिन अभी वो हमें नजर भी आ रहा है और हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने ताकतवर तरीन साबिक जनरल साहब को उन्होंने अरेस्ट किया और उनका भी एहतसाब हो रहा है। तो फिर यहाँ पे अदलिया में ये बात जो मेरे अभी सीनियर साहब ने की है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि जो तरीकाकार है, अपने कोटे बना लिए जाते हैं अपने रिश्तेदारों के, अपने जो अपने उनकी फर्म के होते हैं, अगर उन्हीं को लाना है और उन्हीं को मानना है, और फिर ताकत का मुजाहरा किया जाता है, बताया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इस वक्त जो पोस्टमार्टम होना चाहिए वो आपकी अदलिया है। और जब तक किसी भी मुआशरे में, हमें यही बताया जाता है ना, जब हमारे जो तकरीरें कर रहे होते हैं सियासतदान, तो वो क्या कहते हैं कि जब जिस माशरे में अदलिया का निजाम ठीक हो जाए, वो उस माशरे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है, ये रिश्तेदारों को निकालना चाहिए, बल्कि ये रिश्तेदारी वाली बात तो बिलावल साहब ने जो कही है, मेरा ख्याल में ये अब उन्होंने लफ्ज रिश्तेदार का इस्तेमाल कर लिया, तो रिश्तेदार भी डेफिनेट इसमें आते होंगे, लेकिन ये जो, बल्कि ये मिसाके जमहूरियत में भी है ना, आईनी अदालत भी वहां पे आनी चाहिए, बहुत सारी दूसरी चीजें भी आनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, इस डर के खौफ खतरे से बिल्कुल आजाद होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, कि ये कहा जाएंगे ये कि किसी फर्द वाहिद के लिए कानून साजी कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। इससे बेखौफो खतर होकर करना चाहिए, और इसके नतायज आपको नजर आएंगे, और ये इसके जो नतायज है वो आपके मुल्क के लिए कितने जरूरी है मेरे ख्याल में। अब देखिए ना सर, क्या हो रहा है यहाँ पे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब वाले बैठे हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर अदालतों में केस इतने पड़े हुए हैं, वहां पे यहाँ पे जिन अदालतों में इनके केस जाते हैं वहां पे, क्योंकि इनको फौरी इंसाफ मिल जाता है, तो हो सकता है कि इनको वहां पे ज्यादा जजों की जरूरत ना हो, लेकिन वहां पे भी तो लाखों पड़े हुए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो अगर ज्यादा जज आएंगे तो अच्छी बात है। ठीक परवेज साहब, ठीक परवेज साहब। हसन रजा पाशा साहब, आज बताया गया, ये खबर आई है जराए से, हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2024 काबीना से मंजूर कराना चाह रही है, और आने वाले इजलास में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसे मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाएगी जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी। एक तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? दूसरा सर, वकला बरादरी, हर कोई उन्हें इस वक्त कन्विंस करना चाह रहा है, और एक कॉमन नैरेटिव ये है कि वकला बरादरी अब धड़ों में बटे हुए हैं, ये 2007 वाली वकला बरादरी नहीं है कि जो सब एक हो जाएं। योर व्यूज ऑन इट, हसन रजा पाशा साहब। जी, बदकिस्मती है कि वकला बरादरी पोलिटिकली तकसीम हो चुकी है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के विंग बन चुके हैं, और वो अपने अपने
कन्वेंशन भी करते हैं और अपने अपने जो एजेंडा है पार्टीज के और पार्टीज के मंशूर है उनके मुताबिक चलते हैं। ये बदकिस्मती है। अब आज बात हो रही है वकला तहरीक चलाने की, मुझे समझ नहीं आ रही और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि मुल्क की सबसे बड़ी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। मुल्क की सबसे बड़ी जो बार एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। मुल्क की सबसे बड़ी जो बार काउंसिल्स हैं वो चारों सूबाई बार काउंसिल्स हैं और बशमूल इस्लामाबाद बार काउंसिल, वो कहाँ खड़ी हैं और आज का जो कन्वेंशन हुआ है वो कहाँ खड़ा है। इनमें से कोई भी इस बॉडी की रिप्रेजेंटेशन सदर, सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनमें से कोई भी आज मौजूद नहीं है। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि ये वकला का कन्वेंशन है आल पाकिस्तान। ये चीजें देखें, इसमें पोलराइजेशन की वजह से ये हो गया है क्योंकि इतनी वो धड़ेबंदी हो गई है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। कैसे चलेगी तहरीक जब इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं होंगे, जब इलेक्टेड नुमाइंदों को आपने एतमाद में नहीं लिया, जब इलेक्टेड जो बॉडीज हैं उनको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो वकला तहरीक कैसे चलेगी? आपके वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल इधर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, आपके सुप्रीम कोर्ट बार के सदर इधर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, चारों सूबाई बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन अपने अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम चलाएंगे तहरीक। कैसे चलेगी? मुझे याद है 2007 में हम एक्टिव थे उस तहरीक में, बहुत ही अगली सफ़ों में थे। उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं थी, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले वकला कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। सारे वकला अक्रॉस द बोर्ड शरह दस्तूर पे पहुंचे थे। 13 मार्च का मुझे याद है किसी ने कॉल नहीं दी थी, सारे पहुंच गए थे। आज कॉल दी गई है, देखते हैं कि कैसे चलती है तहरीक। ऐसे नहीं चलती। आपको तमाम को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, तभी ये बात चलेगी। और ये बदकिस्मती है मैं समझता हूँ वकला की कि वकला तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे के मुताबिक, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे नून का है, पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है, जेयूआई का है। वकला का ये काम है कि बार एसोसिएशन में जब वो नुमाइंदे बनते हैं तमाम वकला से वोट लेते हैं, तो उनका पॉलिटिकल जो पार्टी है वो बार से बाहर होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि बार के अंदर अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, जिसकी वजह से एज लॉयर्स मूवमेंट चलाना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत मुश्किल है। आपको तहरीक नजर नहीं आ रही है, वकला आप कह रहे हैं धड़ों में बढ़ चुके हैं। बेग साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आपका इस पर क्या व्यू है? क्या आपको लगता है वकला में वो ताकत बची है जो 2007 में थी? वो बात हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वकला बटे हुए हैं और ये अफसोसनाक बात है कि सियासी जो जमातों के साथ धड़ाबंदी है, असूलों के ऊपर बात करने के बजाय इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो ज्यादा नजर आ रही है। मैं ताजुद्दीन साहब क्योंकि आखिर के 1 मिनट है, मैं एक बात बताऊं कि देखिए इस्लाहात एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। करेक्ट। और वो कंटिन्यूसली जारी रहना चाहिए। इस्लाहात जब रुकती हैं तो चीजें स्टैग्नेंट हो जाती हैं। आप इस्लाहात को मुस्बत अंदाज में लें कि ये चीजें जहां से लैकिंग, कमजोरियां नजर आ रही थी, लकूनस नजर आ रहे थे, शिकायतें नजर आ रही थी, नाउमीदियां नजर आ रही थी, उनको आइडेंटिफाई करके बेहतरी की तरफ अगर लेके जा रहे हैं रिफॉर्म्स की शक्ल में, इस्लाहात में, और सबका इंटेक है, सब स्टेक होल्डर को बिठा के एक कंसेंसस के साथ चीज लाई जा रही है। अल्लाह आपको कामयाब करे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए हसन रजा पाशा साहब, संदीरा साहब और अहमद अवैस साहब, चारों मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्र, कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।